तो इंडिया वर्सेस चाइना आपको क्या लगता है, क्या वॉर होगा? कि क्या मोदी जी अपना थर्ड टर्म पूरा कर पाएंगे? उनका ये लास्ट 2-3 साल कैसे रहेगा और उनका फ्यूचर क्या है? बहुत लोगों को इंटरेस्ट है। सबसे पहले कि मोदी जी की थर्ड टर्म पूरा करना मुझे थोड़ा मुश्किल दिखता है। चाइना का वार होने वाली है। चाइना को चाइना इज गोइंग टू हैव परहैप्स फाइनली वार अगेंस्ट रशिया और ईरान और फ्रांस और समथिंग। ये सारी चीजें होगा। चाइना टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वाले हैं। पाकिस्तान तो है ही, रशिया, यूक्रेन, न्यूक्लियर, जिससे लोगों को कोई फर्क नहीं है। पीपल आर वेरी मच इन्वेस्टेड इन अर्निंग मनी एंड ग्रोइंग मनी। दोस्तों, नया एपिसोड ला रहा हूँ बिजनेस विद बसेश में। बहुत लोग पूछते हैं कि सर हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई रेमेडी हो, कोई ग्रह हमें नड़ रहा हो, एनर्जी कैसे बढ़ाए। तो ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं एक ऐसा वेरीफाइड एक्सपर्ट ला रहा हूँ जो एस्ट्रोलॉजी में माहिर है, जिसने कुछ महीने पहले प्रेडिक्ट किया था इंडिया पाकिस्तान वॉर होगा। और उनके अमेजिंग प्रेडिक्शंस है मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, गोल्ड, रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग और बिजनेस के बारे में। तो अगर आप रेमेडीज चाहते हो और ओवरऑल इंडिया का फ्यूचर, बिजनेस का फ्यूचर जानना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट जरूर देखना और हमारे गेस्ट से अब मिलते हैं। सो गाइस, ये पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट टैलेंटेड, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, गिफ्टेड और बहुत ही लोगों का भला करने वाली एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you very much for just inviting me over here. I'm glad to be here. मैं आपका फैन हूँ। लोगों को बता दूं, ऑडियंस को बता दूं कि एक पॉडकास्ट में मैंने शर्मिष्ठा जी का जिक्र किया था और वहां से हम कनेक्ट हुए। सो गॉड हैड प्लान्स, यूनिवर्स हैड प्लान्स फॉर अस टू मीट। और इनका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, पर वापस बोलता हूँ कि कुछ हफ्ते, कुछ महीने पहले आपने ट्विटर पे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया था, बिकॉज यू कैन नॉट लाई दैट। आप वो फॉल्स नहीं बोल सकते। टाइमलाइन है, वेरीफाई होता है कि टेररिस्ट अटैक होगा और इंडिया पाकिस्तान वॉर होगा। तो यही फ्लेवर ऑफ द मंथ है। तो पहला क्वेश्चन शर्मिष्ठा जी मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये इंडिया पाकिस्तान वॉर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होगा और आपने ऑलरेडी ट्विटर में बोला है 2025 और 2027, तो वो थोड़ा इनसाइट सब दीजिए ऑडियंस को प्लीज। मेरी एक्चुअली फेब्रुअरी का ये ट्वीट था हाँ कि थोड़ी मेजर टेररिस्ट अटैक होगा। टेररिस्ट मिलते रहते हैं कुछ दिन बाद बाद हमारे कश्मीर रीजन में, बट दिस टाइम इट विल बी अ मेजर अटैक। और वो मेजर अटैक ऐसा होगा कि मोदी जी के लिए बड़ी चैलेंजिंग टाइम लाएगा। दैट वाज आल्सो द लाइन। यस। लाइन में ये भी था। तो शुरू शुरू में तो नहीं लगा मोदी जी के लिए चैलेंजिंग, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर कर लिया और लोग एकदम बोले कि वाह, मोदी जी अंदर घुस के मारते हैं। और अचानक से जब ये पॉज, थोड़ा सा पॉज है, हल्का सा डाउन हुआ, सब मोदी जी के खिलाफ हो गए। तो अब तो इतनी चैलेंजिंग टाइम उनके लिए आ गए। ऑपोजिशन, जनता, हर कोई कह रहे कि क्या ही हो रहा है। सो ठीक है, चलता रहता है। अब बात यह है कि व्हाट इज वी आर अप टू, आगे क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट। देखिए, वार तो चल रहा है। अभी कल ही हमारे जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने कोलकाता में बोला है कि द वार इज ऑन, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और हम तो करारा जवाब देंगे। आगे जो होगा वो इससे भी इंटेंस होगा। ये तो बस वार्म अप है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है। खैर, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर ये सब मैं बातें नहीं कर सकती, ये सबको पता है, एनालिस्टों को भी पता है मुझसे अच्छा। अब प्रेडिक्शन की बात करूं तो मेरा ही प्रेडिक्शन है कि 24 मई से लेके 18 जून तक कुछ तो एक ट्रिगर मेजर होना चाहिए। मेजर होगा? हाँ जी। वाह। होना चाहिए। और पीओके तो मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर के अंदर। जो मेरी पहले, देखिए, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर कैन नॉट कीप ऑन चेंजिंग द थिंग्स। कोई एनालिस्ट जो होता है ना स्टॉक मार्केट में, तो वो हर कुछ दिन में बोलता है अभी डाटा चेंज हो गया है, अभी मार्केट का जो ट्रेंड चेंज हो गई है। सो आई कैन नॉट से दैट। मुझे ये कहना पड़ेगा जो मैं उसमें हूँ। थोड़ी बहुत आप कह सकते हो, नहीं 10 तारीख नहीं 12 तारीख तक हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो और दिन का रात नहीं कर सकते हो। सो मेजर ये चांसेस है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास हम यूके का कुछ हिस्सा ला सकते हैं। और 2027 तक तो शायद हम पूरा पीओके ले आए। वाह, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और यही इससे लिंक और एक रिसेंट न्यूज़ है। और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च है, आपकी तपस्या, आपका नॉलेज फैंटास्टिक है शर्मिष्ठा जी। तो यूक्रेन रशिया, कल यूक्रेन ने रशिया पे वापस अटैक किया, बहुत बड़ा अटैक है और वो भी चल रहा है। तो यूक्रेन रशिया के आपको क्या लगता है, सेटल होगा, कैसे खत्म होगा, कि क्या वो वर्ल्ड वॉर 3 लीड कर सकता है?
यूक्रेन और रशिया में एक पीस या जो भी शांति आने से पहले एक इंटेंस होना ही था, ये भी मैंने बताया था। तो ये दिस इज सडनली हैपेंड, बट एक्चुअली मुझे लगा कि जुलाई के आसपास होगा, बट अर्लियर। तो अब हमें तो पता ही है। देखिए, जब 2022 में ये हुआ था ना, तो शुरू में सबको लगा था कि यूक्रेन क्या ही कर लेगा, अभी ये कुछ दिनों का ही खेल है ना, विल हैपन, है ना। पर मेरी ट्वीट है जो आज सुबह मैंने उसको रिट्वीट किया है कि ये खत्म नहीं होने वाला है, ये बहुत लंबा चलेगा। और इट केम नाउ वी आर इन 2025, हम 2025 में आ गए और यूक्रेन और रशिया की चीजें चल रही है, और ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला है। और जब तक मुझे लगता है जेलेंस्की नहीं जाते, अब जेलेंस्की की जाने की बारी आ गई, जेलेंस्की की कुर्सी खोने की टाइम आ गई है। जेलेंस्की कुर्सी खोएंगे, भागेंगे, उसको निकाला दिया जाएगा, जो भी कुछ हो, तब जाके धीरे धीरे कुछ चीजें शांति आएगी। तो अब बस मुझे एक ही चीज का डर है। ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी में जो है ना, आज मुझे किसी ने एक सवाल भी पूछा, बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि मैम ये न्यूक्लियर वॉर प्लेनेट कैसे बताता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली, कि आप एस्ट्रोलॉजी के लिए वार समझ में आती है, आपको न्यूक्लियर वार कैसे समझ में आएगा। बिल्कुल, ये क्योंकि ऐसे न्यूक्लियर वार देखने लायक कोई ऐसी अलग से नक्षत्र या राशि ऐसा कुछ नहीं है, बट व्हेन वी सी मेजर डिस्ट्रैक्शन तब समझ में आता है हाँ कुछ कुछ बड़ा है। सो ऐसा कुछ तो लगता नहीं है, बट मुझे बताने के लगता है मिस्टर पुतिन परहैप्स वो थोड़ी दिन रुक के कुछ बहुत ही बड़ी कुछ करे, कुछ तब ना कुछ हो, मे बी नॉट इन दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है कुछ ऐसी चीज आ जाए कि यहाँ कुछ न्यूक्लियर टाइप कुछ एक करे, ट्रिगर करे। सो आई अब क्या बोलूँ इसमें, मेरे पास कुछ बोलने लायक नहीं है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि हमारी इस जो पीढ़ी है, ये जनरेशन ऐसी कोई वार देखे, बिकॉज न्यूक्लियर वार की जो इम्पैक्ट है वो जनरेशन टू जनरेशन होती है, उस पूरे एरिया, उस पूरी चीज़ों का। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, आई जस्ट होप इट डजंट हैपन। पर क्या पता कि न्यूक्लियर वार इज परहैप्स इट्स लोडिंग, नॉट एग्जैक्टली नाउ विद इन 3 months, ऐसा नहीं, थोड़ा रुक के। आप अर्ली नेक्स्ट ईयर का इंडिकेशन आप दे रहे हो एज पर कैलकुलेशन। काश में न्यूज चैनल वाला होता तो बोलता ब्रेकिंग न्यूज, बट मैं नहीं कर सकता। ओके, बट ये इंटरेस्टिंग इंसाइट्स है। यही जियो पॉलिटिक्स पे हम आएंगे। एक क्वेश्चन हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था, हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टोरी डाला था, जहाँ पे हमारे एंटरप्रेनर्स ज़्यादा है, एमएसएमई है, उनका सबका हमारे सनातन धर्म को लेके बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। आई एम अ प्राउड सनातन धर्मी, मैं हिंदू भी हूँ, मैं जैन भी हूँ, यानी मेरे को लगता है दो एक ही है, ये मेरा खुद का पर्सनल फीलिंग है। तो इंडिया बैक टू सतयुग, आपको लगता है पॉसिबल है क्या इंडिया वापस सोने की चिड़िया बनेगा? मुझे लगता है यस, बट आपको क्या इंडिकेशन, मैथमेटिक्स क्या लगता है? सोने की चिड़िया बनना मतलब आप कह रहे हो कि इकोनॉमिकली उतनी रिसोर्सफुल होगा क्या? और अगर आप बोलते हो सत्युग पैसे की बातें नहीं करता पर सत्युग जो है, मतलब आप कह रहे हो आपके धर्म के जो 4 पाद होते हैं, वो 4 पाद एक मैक्सिमम है, उसमें पैसे की बात फिर नहीं आते। फिर आपके पास पैसे है नहीं, आप उसमें मटेरियलिस्टिक नहीं होते। सत्ययोग वाली अगर आपको बढ़ना है तो आपके दिमाग में, चिंताधारा में वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच होनी नहीं चाहिए। तो सत्ययोग वाली बात अलग है, सोने की चिड़िया अलग है। सत्ययोग वाली सोने की चिड़िया नहीं, बिजनेसमैन हो तो आपको सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया बनने के लिए नहीं। दिस इज सी हमारी भारत का मंगल का महादशा शुरू होने जा रहा है। सो शुरू होने जा रहा है सितंबर के आसपास से। जो मंगल जो है वो एक योद्धा प्लैनेट है, मंगल जो वॉरियर है उसको लड़ना आता है। आर्मी मैन जो है उसको पैसे की इतनी समझदारी नहीं है, उसको लड़ना है, परसिवरेंस दिखाना है, जब तक दुश्मन को एकदम खत्म नहीं कर देते को यू कीप ऑन फाइटिंग, है ना, तो आपको विजय प्राप्त करना ही। सो हाई स्पिरिट होती है, परसिवरेंस होता है, पर पैसे की समझदारी एक योद्धा को नहीं होता है। तो जब मंगल का महादशा शुरू होगा इंडिया के लिए, एक्चुअली हमारे लिए तो 12वीं घर का मालिक है वो, खैर एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं इतना नहीं जाऊंगी, तो वो हाउस ऑफ लॉस है एक्चुअली, 12th हाउस वेस्ट का हाउस है। तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा, क्राइम रेट बढ़ेगा आगे जाके, 3-4 साल तो बहुत ही मुश्किल वाला चलेगा। एंड बाय द टाइम मार्च विल बी एंडिंग, मंगल का महादशा हमारी खत्म होने लगेगा, तब जाके जब राहु का महादशा आने लगेगा, बाकी बहुत सारी परेशानी आएगी, कुछ है, पर वो तो सोने की चिड़िया वाली बात है। विल स्टार्ट रिबिल्डिंग मीन्स आज हम चौथी इकोनॉमी है, तीसरी बनने में बहुत टाइम है। ऐसा नहीं कि हम 2027 आते ही तीसरी बन जाएंगे, इट विल टेक ए बिट मोर टाइम। पर जो हमारी एक रीबिल्ड अप होगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट भी। तो आज जिस जगह पे चाइना है
आज जिस जगह पे चाइना बैठा हुआ है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ चाइना। हर एक चीज हो सकता है, ये सब जो हम यूज कर रहे हैं एवरीथिंग इज मेड इन चाइना, एवरीथिंग इज मेड इन चाइना। ये चीज फिर शायद वहां से शुरू होगी, क्योंकि राहु का मार्शा एक दिन के लिए नहीं है, राहु का मार्शा 18 ईयर्स के लिए है। तो वहां पे आप धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, कैसे इंडिया एक ऐसा जगह बन रहा है जहाँ पे सब कोई आ रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा आप गाइड करेंगे तो मंगल का दशा 9 साल चलता है टिपिकली। आप 9 साल चलता है नहीं 7 साल 8 साल चलता है। मंगल का दशा 8 साल चलता है, राहु दशा 18 ईयर्स। आपने बोला मंगल 12वें स्थान में, जिनको इंटरेस्ट है वो गूगल कर लेंगे व्यय स्थान में। भारत देश के लिए राहु कहाँ पे है? फर्स्ट हाउस पे। अच्छा, फर्स्ट हाउस में। तो देन इट विल बी आपके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, एक रीबिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। रीबिल्डिंग बिकॉज ऑफ मेनी मेनी थिंग्स, क्योंकि राहु के पास वो चीजें हैं। राहु चौपे टॉरस में अच्छा करता है, फर्स्ट हाउस में राहु पहला खेल तो दिखाएगा उस चीज का, बहुत ही बढ़िया दिखाएगा। उसमें बहुत सारी चीज गड़बड़ भी आएगी, इसमें ऐसा नहीं है कि राहु खाली अच्छा ही आपकी चीजें देगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाइज चीजें सही देगी, बहुत कुछ सही देगी, पर राहु का एक साइड इफेक्ट भी है, वो इम्पैक्ट तो है, वो सब रहेगी। मैं वो सब नहीं बताने वाली हूँ, मैं इतनी नेगेटिव बातें मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, पर मैं ये कहूंगी कि राहु का महादशा जब धीरे धीरे शुरू होगा, उससे हमारी देश की जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब के हिसाब से इंडिया फिर से, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी वो फेज अच्छा रहेगा। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग हब होगा तो हमारे देश से नहीं है, हम अपनी ही चीजें यूज करेंगे तो कैसे चलेगा, दूसरे लोग भी आना चाहिए। जैसे आज यहाँ पे बैठ के हम सब चाइनीज यूज कर रहे हैं, तो वहां बैठ के हमारी चीजें यूज करेंगे लोग। फैंटास्टिक। ये लिंक में आते हैं तो आपने चाइना का बोला, बहुत सारे हमारे ऑडियंस ने, एंटरप्रेन्योर्स ने रिक्वेस्ट किया था इंडिया वर्सेस चाइना, क्योंकि ऐसा मेरा भी मानना है कि इंडिया का रियल अपोनेंट पाकिस्तान तो नहीं है, चाइना है। चाइना बहुत जेलस है, बहुत बॉर्डर इश्यूज है, वाटर इश्यूज है, मिलिट्री जीडीपी में हमसे बहुत स्ट्रॉन्गर है। तो इंडिया वर्सेस चाइना आपको क्या लगता है, क्या वॉर होगा, कैसे ये सेटल होगा, उसके ऊपर थोड़ा आप कुछ शर्मिष्ठा जी इनसाइट्स दीजिए। इंडिया वर्सेस चाइना का एक वार, इनविजिबल वार चल रहा है, अनसीन वार तो चल ही रहा है, इकोनॉमिकल वार चल रहा है, फिर हमारी एक इंफॉर्मेशन की वार चल रही है, मीडिया वार चल रही है ना, अलग अलग तरीके से। पर जो एक आप जिस तरीके से वार समझते हैं, वैसी वाली वार मुझे चाइना के साथ, तो कन्वेंशनल डायरेक्ट वॉर नहीं, डायरेक्ट वॉर मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि चाइना के साथ लड़ाई ऐसे नहीं, इनडायरेक्टली चाइना के साथ वो लड़ाई हो सकती है। चाइना थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे कि हमें इंट्रूड, इसमें तो वो एक्सपर्ट है, थोड़ी थोड़ी हमारी नॉर्थ ईस्ट में आ जाना, ये सब थोड़ा बहुत हो सकता है, बट डायरेक्ट वैसी वाली कोई वार मुझे, एटलीस्ट सो फार आई कुडंट चेक ऑल दिस थिंग्स, कि भाई चाइना के साथ हमारी कुछ ऐसी हो रही बड़ी चीजें, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आपके एक ट्वीट का जिक्र करूंगा, एक पाकिस्तानी ने आपसे पूछा था और आपने रिप्लाई किया था, और वो शायद 1 मिलियन टाइम व्यू हुआ या शेयर हुआ, तो वो ट्वीट क्या था वो थोड़ा आप शेयर करेंगे, और उसके रिलेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली ओरिजिनल जो ट्वीट था, जो मेरा पिन पोस्ट है एक्चुअली, कि 2025 पाकिस्तान के लिए डेडली ईयर रहेगा, एंड इट वाज सो बैड दैट देयर आर्मी विल फील हेल्पलेस। उनके ये बाद में मैं एबीपी न्यूज पे गई थी, तो वहां पे मैंने यही चीज बोला था कि पाकिस्तान की आर्मी बेबस फील करेगी। तो उसमें और भी चीज था कि पाकिस्तान के पार्ट्स हो जाएंगे, इमरान खान शायद बाहर आ जाएंगे, वो सब चीजें था। तो उसमें एक पाकिस्तानी इंसान है, आई मीन वेल बिहेव्ड वे में उन्होंने पूछा है, तो क्या इंडिया पाकिस्तान का वार हो सकता है, ना पीओके का क्या होगा, ऐसा कुछ उन्होंने पूछा था। यस पीओके पूछा था। तो मैंने देखा कि तो पाकिस्तानी के दौरे बड़े प्यार से, मतलब थोड़ी मजे से कहा, वार की क्या जरूरत है पाकिस्तान के साथ, पीओके हम है तो 2025 में ले आएंगे, नहीं तो 2027 में ले आएंगे। एंड एट दैट टाइम एक्चुअली जब मैंने ये 2024 की अगस्त या सितंबर की ट्वीट है, एट द टाइम आई डोंट नो कि एग्जैक्टली इस तरीके से ये ट्रिगर हो जाएगी। तो जो मेन ट्वीट है उसकी व्यूअरशिप बहुत है, उसकी व्यूअरशिप लगभग 2.5 मिलियन के आसपास है, पर ये बात में इवन आई फॉरगॉट आई रोट दिस, लोगों ने उसको ढूंढ के निकाला, मैम यू सेड दैट कि है तो 2025 में हो सकता है, अदरवाइज 2027 में हो जाएगी। सो दैट्स हाउ इट इज, कि अब हम देख रहे हैं कि हमारा सरकार भी बोल रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि अभी तो जनता में सबसे ज्यादा जोश है, बहुत एग्रेसिव है, जोश है, एंथुजियाज्म इतना, मतलब वार को लेके इतनी एंथुजियाज्म आपने मानना नहीं है। हमने एक पोल निकाला था एंटरप्रेन्योर्स और मिडिल क्लास के लिए, कि अगर पेट्रोल डीजल पे हम 1 रुपए बढ़ा दें और वो 1 रुपए से हम मिसाइल्स खरीदे, प्लेन खरीदे, कितने लोग देंगे? 100% बोला यस देंगे। भले हम इनकम है, लोन्स है, हम 1 रुपया देंगे, बट पाकिस्तान को अटैक करो, छोड़ो मत, जीएसटी का 1% बढ़ा दो, चलेगा। और वो 1% से आप ब्रह्मोस मिसाइल्स और बनाओ, बट पाकिस्तान को छोड़ो मत।
यानी इमेजिन करो, जीएसटी 1% बढ़ने के लिए तैयार है, हाँ। पेट्रोल डीजल पे 1 रुपया बढ़ने के लिए तैयार है, उससे आप बहुत सारे रफाइज लो, ब्रह्मोस लो, कोई फर्क नहीं आता। अगर हमारे डिफेंस को स्ट्रांग करो, बट पाकिस्तान को मत छोड़ो। पाकिस्तान को सबक होगा। और मेरा हमेशा यही मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान इज नॉट अ रियल एनिमी, जिसे आप एस्ट्रोलॉजिकली देखते हो। मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे है, उसके पास कुछ ना इकोनॉमी है, ना पीस है, ना कुछ है। तो हम इंडिया को हमें और बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हमको अगर कंपेयर करना है तो चाइना से करिए, सिंगापुर से करिए, दुबई से करिए, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बट ये तो हम कर भी नहीं रहे ना, कोई नहीं करता। मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई नहीं, इंडिया के साथ पाकिस्तान का कहीं पे भी बराबरी करता है, एकदम नहीं करता है। आज के टाइम में मतलब पाकिस्तान को तो कोई काउंट में, गिनती में भी नहीं ला रहे हैं। अच्छी, और ये एक रिक्वेस्ट है कि आप राइट बेंचमार्क रखो, तो नहीं तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हाँ हमने पाकिस्तान को हरा दिया, तो ठीक है, वो बेचारा ऑलरेडी बोलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान इज अ भिखारी स्टेट टुडे, बहुत तकलीफ में। कंप्लीटली। यस, तो हमें हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। थर्ड पे कैसे आए, लोगों को हम एक्चुअली अच्छे जॉब्स कैसे दे, स्किल्स कैसे दे, उस पर बात करते हैं। ये जियो पॉलिटिक्स खत्म कर लेते हैं शर्मिष्ठा जी, फिर बिजनेस किया था। थैंक यू सो मच, यू वेरी काइंड। इंडिया और बांग्लादेश का भी बहुत हॉट टॉपिक सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। मेरे को 11 रिक्वेस्ट आए, सर बांग्लादेश को हमने इतना हेल्प किया, आज वो इतने बेवफा सनम क्यों हो गए, गद्दार क्यों हो गए, क्यों हमारी इतनी दुश्मनी है। एंड यू हैव रूट्स टू कोलकाता और बंगाल, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। आपको क्या लगता है बांग्लादेश का इंडिया के साथ क्या होगा? क्या वो शांत होंगे, वापस फ्रेंडली नेबर्स बनेंगे, कि उनके साथ भी झगड़ा चालू रहेगा? आपने ये जो थोड़ा सा कुछ शब्द बोला है कि हमने उनको आजाद करवाया, तो पाकिस्तान भी तो हमारा ही टुकड़ा था। बिल्कुल। सो द ट्रबल इज नॉट विद पाकिस्तान और बांग्लादेश, द ट्रबल इज समवेयर एल्स। वो तो समझने वाले शायद समझ गए कि ये जहां जहां होंगे, वो आप उनके लिए कितना भी कर लो, इट डजंट मैटर, दे विल ऑलवेज डू द सेम वे, दे फॉलो द बुक। बट इट्स अ गुड थिंग, आई विल से दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हम इंडियंस, हिंदू लोग को वो पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। वी शुड आल्सो हैव द सेम सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब बैक टू योर क्वेश्चन, बांग्लादेश के ये मेरी एक प्रेडिक्शन है, पुराना ही है, एंड आई विल हैव टू स्टिक टू द ओल्ड प्रेडिक्शन कि 2027 के आसपास मुझे लगता है कि, या फिर उसी के हल्का सा उससे पहले भी हो सकता है, कि हम जो चिकन नेक है हमारा, जो बांग्लादेश का एक जगह है रामपुर, ऊपर का जो इस हिस्सा है बांग्लादेश के मैप का ऊपर का हिस्सा, रामपुर दिनाजपुर ऐसा कुछ जगह है, तो ये वाला हिस्सा में हम उसका तो कुछ एक हाल निकालने वाले हैं। ओके, We are gonna do something. तो वी आर गोइंग टू डू समथिंग। यस, अब मोदी जी जाते जाते 2 चीज तो करके जाए, एक भी ओके और एक बांग्लादेश का ये चीज। बट बांग्लादेश आपको नहीं लगता पाकिस्तान और चाइना के साथ मर्ज करके हमें 3 साइड अटैक कर सकता है? एज पर योर इंस्टिंक्ट कैलकुलेशन, वेस्ट से पाकिस्तान समझो, ईस्ट से बांग्लादेश, नॉर्थ से चाइना, तीनों अगर हम एक साथ अटैक करेंगे तो हम तो थोड़े अटक जाएंगे। नहीं, बांग्लादेश को वगैरह में नहीं रहेगा। बांग्लादेश की बात ये है, दे आर इन अ स्ट्रेटेजिक सिचुएशन, जियोग्राफिकली देयर पोजीशनिंग इज एज सच कि सबको वो वाला पोजीशन चाहिए। दे आर ऑन दैट पोजीशन, वो कुछ नहीं करने वाले। वो अपना भी संभाल ले तो बहुत बढ़िया है, आपने लोगों को संभाल ले तो बहुत बढ़िया। उनके पास एक ही गारमेंट इंडस्ट्री था, आज वो ही नहीं है, थोड़ा हिल रहा है। सो यस, तो एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट कहा था कि एक पर्टिकुलर कास्ट के, रिलीजन के लोग हैं, उनमें यूनिटी बहुत है। मैं पॉजिटिव देखता हूं। कास्ट नहीं है, रिलीजियन। रिलीजन, सॉरी, एक रिलीजन है जिनमें यूनिटी बहुत है और वो उनके खिलाफ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी आप वो रिलीजन के लोगों को नहीं बोलेंगे कि साउथ में तो ये लैंग्वेज बोल, कि महाराष्ट्र में तो मराठी बोल। उनके लिए अगर उनके रिलीजन का एक भाई मिल गया तो ये हमारा भाई है। और यूजुअली हिंदूज में, इंडियंस में इतिहास से आप देखो, हम आपस में इतने डिवाइडेड है, हमारे अंदर इतना ईगो है, जेलसी है, कि हम एक दूसरे को उतारने में ही अटक जाते हैं। और शायद यही हमारा प्रॉब्लम रहा है। हमारी डाइवर्सिटी बहुत है। आप हो सकता है भोलेनाथ के उपासक हो, यस, मैं हो सकता है कृष्ण के हूँ, और ये जो है वो हो सकता है माता रानी का है। सो यू हैव सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ पे हम एक देवता को ही पूछते नहीं है, अलग अलग देवता को पूछते, फिर भी हमारे अंदर कुछ परेशानी वैसा नहीं है। बट वी डोंट हैव फैनेटिसिज्म कि अरे तुमने कैसे बोल दिया कि महादेव ही सब कुछ नहीं है, तुमने बोल दिया तो अब तुम्हारा गला काटा जाएगा, ये सब हम में नहीं है। बिल्कुल। सो दिस इज द ब्यूटी। अगर आप आज बोलते हो कि नहीं मैं कुछ हिंदू नहीं, इसमें भी मैं आपके और ज्यादा ज्यादा बोलूंगी कि नहीं देखो, भगवान को माना करो, पूजा पाठ किया करो, ये अच्छी चीज होती है। आप ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही बोलूंगी, मैं आपके खिलाफ कोई फतवा नहीं जारी करूंगी। और अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे लिए भगवान ही सब कुछ है, उसमें भी मैं इरिटेट नहीं होने वाली। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म कि समवन इज सेइंग दैट
मैं सब धर्म में बिलीव नहीं करता हूँ, उसमें भी कोई फर्क नहीं है, करता उसमें भी कोई नहीं है. सो दिस इज द ब्यूटी. ऑब्वियसली एवरीथिंग इज अ डिफरेंट थिंग, पर ये तो ब्यूटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है. पर वो फ्लेक्सिबिलिटी का आज इस जगह पे आ चुका है, और ऑब्वियसली कलयुग में तो सब चीज डाइल्यूटेड आपको दिखेगा. उसकी इतनी एक खराब साइड आ गई है कि वो जो जहाँ यूनिटी होनी चाहिए वहाँ नहीं. अनफॉर्चुनेटली ये है. तो यही पॉइंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि क्या मोदी जी अपना थर्ड टर्म पूरा कर पाएंगे, उनका ये लास्ट 2-3 साल कैसे रहेगा और उनका फ्यूचर क्या है. बहुत लोगों को इंटरेस्ट है. आप मोदी जी की फ्यूचर क्या है? उनके 75 होने जा रहा है ना जी. अब 75 होने जाने के बाद और भी फ्यूचर वही क्या बोलूं. हाँ, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि एवरी डे मैटर्स टू ही इज एवरी डे मैटर्स टू अस. सो सबसे पहले कि मोदी जी की ये थर्ड टर्म पूरा करना मुझे थोड़ा मुश्किल दिखता है 2027 तक, क्योंकि 2026 की एंडिंग जैसे जैसे आएगा ना, 2026 एक ऐसा साल है जो जब विक्रम संवत शुरू होती है हम पूरा नवनायक पता करते हैं कि इस पूरे साल का किस डोमेन को कौन सा प्लैनेट आप कह सकते हो इम्पैक्ट नहीं, कौन सा प्लैनेट कौन से डोमेन को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा कह सकते हो. ठीक है. तो जैसे इस साल की 2082 जो है, ये जो विक्रम संवत चल रहा है, जो एक्चुअली अप्रैल से शुरू हुआ है, सो अगला अप्रैल तक चलेगा. इस विक्रम संवत में हमारी राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है. तो जब राजा मंत्री दोनों सूर्य है, तो इसी को देख के मैं पिछले साल से कह रही थी आने दो 2025 आप देखेंगे मोदी 3.0 का रूप. अब हर एक ने कहा कि मोदी 3.0 में कोई रूप नहीं देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम इनके पास 272 तक नहीं है. यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, मेजोरिटी नहीं है. पहले तो दिखाना था, वो दिखाना सही रहता. अभी तो कुछ नहीं होने वाला, आपका ये प्रेडिक्शन खराब होने वाला है. सो आई सेड नो, वॉक ऑफ बिल आएगा, सब कुछ आएगा, धीरे धीरे आएगा. सो यू कैन सी राइट नाउ कि नाउ द गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट. हम जो घुसपैठी है उनको वापस भेजना शुरू कर चुके हैं. इट्स नॉट एन सिंपल टास्क, बट स्टिल एटलीस्ट वी स्टार्टेड. जब हमारे पास 300 था सीट, बीजेपी के पास 300 सीट था, उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया था. अब जब इतना है नहीं तब ये कर रहे हैं. मीडिया में हर एक पाकिस्तानी जो मेजर चैनल्स है जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारे खिलाफ जो अजीबोगरीब बातें करते हैं, इन सबको ब्लॉक कर दिया गया है. एंड वेरी वेरी स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट इज एक्चुअली रूलिंग दिस टाइम. और हमें करारा जवाब तो दिया भी है पाकिस्तान को, और अब हम इसके लिए और भी तैयारी कर रहे हैं. मॉक ड्रिल वगैरह चल रहा है. एंड our defense minister, prime minister and home minister, everyone say that operation is on. We are still on war. अब मोदी जी के लिए जैसे अगले साल आएगा ना, वहाँ पे राजा जुपिटर बृहस्पति राजा गुरु जो है, ब्राह्मण को आप राजा बनाएंगे तो कैसे चलेगा, स्ट्रिक्टनेस नहीं है. और अगले साल के जो मंत्री है वो मंगल है. चलो फिर थोड़ी सी क्या है, तो अगले साल जैसे जैसे आगे बढ़ने जाएगा ना, तो मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल वाली चीजें शुरू हो जाएगी. मंगल का महादशा, क्राइम रेट बढ़ना, अंदर ही अंदर लोगों में एक क्या बताओ डिस्प्यूट्स, सिविल वॉर तो नहीं बोलूंगी कि एक लोगों में, जनता में अपोज होना, ये सारे चीजें अपने पार्टी में, ये तो मुझे लगता है इसी साल से देखने को मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा अपने पार्टी में ही. जब जब जुपिटर आर्द्रा नक्षत्र में जाता है ना, तो मैंने देखा है कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन में भी वो आलादा हो जाता है. ये कहते हैं ये मेरा वाला लीडर अलग है, तुम्हारा अलग है. सो ये जो डिवाइडिंग वाली पॉलिसी चीजें वो बहुत उनको इम्पैक्ट करने लगेगा. गवर्नमेंट वही रही, वही सब कुछ है, तो उनके लिए बड़ी चैलेंजिंग जी भांडा है मारी है. और अगर आपको पीओके लेना है कुछ, तो उसमें भी आपको परेशानी होगी, क्योंकि वार लड़ना इट्स नॉट एन इजी टास्क. दोनों तरीके से चीजें होगा. अच्छा चीज अगर कोई पीओके आती है तो उसके पीछे पीछे कुछ बुरे चीज भी साइड बाई साइड होगा. सो आई फील बाय एंड ऑफ 2026 it will be very hard for him to sustain. उनके हेल्थ भी अभी फाइनली आपको दिखेगा. उनके लिए केतु का ही घुकती आ रही है, छोटा सा टाइम, उनकी हेल्थ भी थोड़ी सी परेशान करेगा उनको. सो अगर वो somehow वो 2027 की अप्रैल मई तक सस्टेन करते हैं, तो मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं. वो यही रहेंगे और चाइना को भी बताएंगे कि भारत क्या चीज है. एंड इफ एट ऑल ही गोज, then we need to check. But yeah, BJP is here to stay for next perhaps 15-20 years. Oh wow,
15-20 more years. Yes, that's wow. Because And ये बहुत अच्छा न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज, बट मैं न्यूज वाला नहीं हूँ, नहीं तो मैं ब्रेकिंग न्यूज की तरह एक लेबल लगा देता। very usual are you. So and let's see कौन आते। व्हाट ब्रिलियंट। करते हैं हम पुष्पा की बात। पुष्पा का मतलब मैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब को पुष्पा बोलता हूँ, वाइल्ड फायर। वो रोज सुबह उठ के रोज झटका मारते हैं, अच्छा। रियल दादागिरी, रियल हीरो वो है। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रम्प क्या वो टेक पाएंगे? क्या यूएसए में, मैं पर्सनली देखता हूँ कि यूएसए में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, वो शायद नंबर 1 नहीं रह पाए। ये मेरा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है। आप आपके तपस्या, एजुकेशन, कैलकुलेशन के हिसाब से आप इंसाइट दीजिए, यूएसए और डोनाल्ड ट्रम्प का क्या लग रहा है? पूरा दुनिया परेशान है मुझसे आप। बिल्कुल। एलॉन मस्क उनका बेस्ट फ्रेंड था, वो भी परेशान थे। और एलन हैज डन द बेस्ट थिंग एक्चुअली। वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बोलते हैं कि ओके नमस्ते मैं जा रहा हूँ। या ही हैज डन द बेस्ट थिंग एज पर मी। डोनाल्ड ट्रम्प अगर इसी तरीके से, पहली बात तो ये जो आज 200%, 500%, 300% पर लगाते जा रहे हैं टैरिफ, वो अपनी बातों पर कायम नहीं रहेंगे, एकदम नहीं। वो आज 200 बोलेंगे, उसको घुमा देंगे, फिर चेंज करेंगे। सो ही विल बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स। अपने बातों पे वो कायम रहेंगे ही नहीं। इस चीज को तो आप मतलब क्या बताओ, एकदम लिख के रख लो। और जो मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया के लिए तो वही कि नाई मामा से काना मामा अच्छा है। जो कमला हैरिस आती तो वो तो थोड़ा बहुत ही अलग ही होता, क्योंकि हमारी जो एंटी नेशनल्स है, खलिस्तानी कांग्रेस, ये सब लोगों को बहुत बुश मिलता, बहुत फंडिंग मिलती, बहुत कुछ। आप देखते हैं कि हमारे रास्ते पे वाकफ बिल के खिलाफ, फिर फार्मर बिल, ये वो रास्ते में लोग बैठे हुए, जैसे क्या नहीं हुआ था 2019 में एग्जैक्टली शाहीन बाग। इतना लंबा चला शाहीन बाग का प्रोटेस्ट, हाँ, जब तक कोरोना एकदम पूरी तरह नहीं आया। सो अब क्यों नहीं हो रहा ये सब? फंडिंग नहीं है ना। सो ये चीज कमला हैरिस होती तो अभी ऐसे 10 शाहीन बाग हर एक सिटी में एक खड़ा हो जाता। सो ऑल दिस थिंग्स आर नॉट देयर। पर अब इनका प्रॉब्लम ये है कि ये चाहते हैं अपने तरीके से ट्रेड करना, कि हमारे पास ही जेट लेना पड़ेगा, हमारे पास ही फाइटर खरीदना पड़ेगा, हमारे पास ही ऑयल खरीदना पड़ेगा। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब बात ये कि आपका पूछना है कि करेंगे क्या आगे जाके। ये ऐसे ही अपनी चीजों को एक बार 10 रुपए बोलेंगे, 10 रुपए का घटा के 5 रुपए करेंगे, 5 रुपए का 3 रुपए देंगे। ऑल दिस थिंग्स ही विल बी डूइंग। एंड इफ ही डजंट, तो अगले साल के मुझे लगता है कि अप्रैल में तब तो शायद उनको ही जाना पड़ेगा फिर। He doesn't do all these things, and if he somehow handles it, then he will go long. ओके, तो अगर अप्रैल तक सरवाइव कर गए तो टर्म कंप्लीट अप्रैल तक अगर चलते जाएंगे तो फिर ठीक है, अदरवाइज तो मुश्किल है। प्लस 2020 बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट आपके जैसे जो बिजनेस में एनालिसिस करते हैं, सब कुछ फाइनेंशियली चीजों को देखते हैं, दे फील दैट अमेरिका इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव बीइंग ऑन टॉप पोजीशन फॉर लॉन्ग टाइम। पर मेरा ये कहना है पूरा 30 का ही, पहले क्या होता था, हर कोई 100 नंबर ला रहा है तो आपको भी 100 लाना पड़ेगा। आप बाकी जो है सब 50 ला रहे, आप 80 भी लाओगे तभी आप टॉप नहीं। सो द एंटायर स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज चेंजिंग, सो इट डजंट मैटर नाउ। 2027 से मुझे लगता है धीरे धीरे अमेरिका फिर से धीरे धीरे, तब तक तो बहुत ही बुरा हाल है, उनकी इकोनॉमी तो अभी भी और खराब होना है। तो 2027 के बाद से तो धीरे धीरे दे विल रीबिल्ड, एंड दे विल डेफिनेटली रीबिल्ड। वो कहीं जाने वाले नहीं है। चाइना का वार होने वाली है। चाइना को चाइना इज गोइंग टू हैव परहैप्स फाइनली वार अगेंस्ट रशिया और ईरान और फ्रांस और समथिंग। ये सारी चीजें होगा। चाइना टुकड़े टुकड़ों में बांटने वाले हैं, पाकिस्तान तो है ही। चाइना के टुकड़े टुकड़े होंगे। हाँ जी, एक सेकंड से ये अभी करना पड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज, सॉरी, चाइना के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। चाइना विल बी पार्ट्स बट इट विल टेक टाइम, इंडिकेट टाइम। चाइना विल बी पार्ट्स। तो ये हिडन वॉर भी यूएसए की तरफ से होगा, या जो भी होगा। यूएसए इज नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व सो इजीली इन एनीथिंग। तो यूएसए तो इन्वॉल्व हो नहीं रहा है, वो सिर्फ वेपन्स बेच रहा है ना, एंड देयर इकोनॉमी इज इंटैक्ट। हाँ, ऊपर नीचे हो रहा है, एक मतलब अमीरों का भी गरीब दिन आता है, बट अमीर तो अमीर है वैसे ही। सो यूएसए विल स्टे नंबर 1 फॉर सम मोर टाइम। आपको लगता है थोड़ा अप डाउन आएंगे, लेकिन वो स्टिल वी कैन मैक्सिमम रिप्लेस। ये जो कहते हैं कि हम हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हम धर्म गुरु बन सकते हैं, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और हम ज्यादा से ज्यादा चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज चाइना विल बी इन पार्ट्स इन कमिंग टाइम। तो फिर क्या टाइम होराइजन आप मानते हो शर्मिष्ठा जी चाइना का? ये मेरे ख्याल से 2025 है, तो 2035 तक आपको जाना पड़ेगा। नॉट बिफोर दैट। चाइना का कौन सा दशा चल रहा है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहिए? ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि चाइना का दशा कौन सा चल रहा है। आई रियली कैन नॉट रिकॉल दिस।
बट आपका मैंने एक ट्वीट देखा था, जब गुरु आद्र में आता है, ये नक्षत्र में आता है, तो कुछ साल पहले जब आया था तब केदारनाथ का फ्लड्स हुआ था, ऐसा कुछ आपने लिखा था? 12 साल पहले जब आर्द्रा में जुपिटर आया, यस। आर्द्रा एक ऐसा नक्षत्र, पहले मैं लोगों को बता देती हूँ, वो आर्द्रा इसे क्या बताओ, इमरजेंसी थोड़ी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। बड़ी लोगों में बहुत ही एक अलग अलग ओपिनियन क्रिएट कर देता है। ओके। सो और है भी वो थोड़ी बहुत नेचुरल कैलामिटी की। जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में आता है ना, हर साल जिस दिन सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में आता है, उस दिन संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, उस दिन को हम मेघाधिपति पकड़ते हैं। ये जो मैं कह रही थी, राजा मंत्री, तो उस साल का मेघाधिपति मतलब उस साल बारिश को नियंत्रण करने वाला कौन होगा, कि सूर्य होगा, मंगल होगा, चंद्रमा होगा, कौन होगा, ये समझने के लिए कैसे पता करेंगे? सूर्य उस साल जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र में जाएगा, उसी दिन के जो मालिक होगा, ग्रह का मालिक मतलब दिन का मालिक, वो मेघाधिपति है। अब मेघाधिपति मतलब आप समझ ही पा रहे हो कि मेघ करवाने वाले, जो बारिश करवाने वाले हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र के बाद बारिश है, नेचुरल कैलामिटी, सब कुछ है। तो जब जब जुपिटर आर्द्रा में आता है, मतलब जुपिटर इज ए ह्यूज, इट्स नेम इज बृहस्पति, एक्सपांशन, द एक्सपांड कर देता है। तो द बिगेस्ट प्लैनेट हमारी सोलर सिस्टम की, तो जुपिटर आके इतना एक्सपांड कर देता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। जैसे अभी स्विट्जरलैंड की एक, अभी तक आर्द्रा में जुपिटर गया ही नहीं है, जाने वाले हैं एक हफ्ते में। और ऑलरेडी क्या हुआ है कि ये स्विट्जरलैंड की एक गांव जो है ऑलरेडी डूब चुका है। हाँ, लोग कुछ अभी तक मरे नहीं है, डूब चुका है। आपने ट्वीट किया था कुछ दिन। यस यस, तो दैट्स हाउ इट्स गोइंग ऑन। दोस्तों एक चीज फॉलो बोलता हूँ, ट्विटर पे फॉलो कर लो इनकी प्रेडिक्शंस, माशाल्लाह। और अब आपको मजा आएगी। एक दो क्वेश्चंस के बाद हम पैसे और धंधे की बात करेंगे, और उसमें भी शर्मिष्ठा जी माहिर। यस, क्योंकि आपने बहुत लोगों को, मैं बताऊंगा, स्टॉक मार्केट में इमरजेंसी, तो आपने दया भाव में उनको बोल दिया, बेटा चलो ये मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ले ले, अपना लाइव बना ले, और लोगों ने स्क्रीनशॉट्स दिए हुए मेरे पास है। तो आई थिंक आपकी जो तपस्या है, आपका जो इंस्टिंक्ट है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद और आपका हार्डवर्क, वो झलकता है मेरे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और मुझे लगता है आप वन ऑफ द फ्यू पीपल हो जो गाइड कर सकते हो। सब राजा नहीं बन सकते, लेकिन एक गुरु हो आप और गाइड। मैं ये मानती हूँ कि दिस इज ऑल द पार्ट इज बिलोंग्स टू एस्ट्रोलॉजी। एवरीथिंग बिलोंग्स टू एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैंने उसका रिसर्च किया, स्टडी किया, मेरा कोई पावर नहीं है। सो ऑल द फॉर्मूलाज, ऑल द टेक्निक्स, ऑल द वे ऑफ फाइंडिंग इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हमारी वेदों का एक अंग है, एक अलग अलग डिस्टेंट, एक क्या बोल सकते हो, एक सब्जेक्ट है, वो सबके लिए अवेलेबल है। एवरीवन कैन स्टडी, जस्ट लाइक यू कैन बी ए डॉक्टर, वैसे ही सब कोई डॉक्टर बन सकता है, किसी को मना नहीं करे। जस्ट यू नीड टू बी गुड इन स्टडीज। सिमिलरली आपको यहाँ पे लगे रहना पड़ेगा, और एस्ट्रोलॉजी में आपको सिस्टमेटिक स्टडी की बहुत जरूरत है। ये नहीं कि हाँ आपको जॉब नहीं लगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए 10 साल ट्राई किया, आपके पास टाइम था, अब टाइम चला गया, आपकी एज हो गई है, तो चलो आप एस्ट्रोलॉजर बन जाते। नहीं, ये फिर नहीं हो सकता। लास्ट 2 क्वेश्चंस, फिर स्ट्रेट अवे बिजनेस की बात। ये पॉडकास्ट से लोगों को थोड़ा लक्ष्मी माँ कुबेर जी का भी थोड़ा फायदा चला देंगे। योगी जी के बारे में सब बहुत एक्साइटेड है। योगी जी क्या पीएम बनेंगे, योगी जी का फ्यूचर क्या है, योगी जी कितना और स्ट्रिक्ट रहेंगे, बुलडोजर बाबा क्या और स्ट्रिक्ट बनेंगे, तो कुछ आप उस पर। आप भी चाहते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। अच्छा, योगी जी के मैं भी भक्त हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली बात करूँ तो योगी जी का मुझे नहीं लगता है कि वो पीएम पद के लिए आ जाएंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो सेंटर में आ सकते हैं। मैंने कहा कि 2025 के एंडिंग में या 2027 में, इधर उधर ही कैन कम टू सेंटर, बट पीएम बनना इतना आसान मुझे नहीं लगता है। क्योंकि ये मेरा एक वीडियो है, मैं अभी तक ढंग से शेयर नहीं किया है उसको, जो एबीपी के साथ मैंने अभी पिछले महीने उसको मैंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने भी यही सवाल पूछा है कि मोदी जी अगर जा रहे हैं, इफ एट ऑल, तो कौन नहीं, क्या मोदी जी संन्यास नहीं लेंगे? लोग बहुत कहते हैं कि मोदी जी एकदम संन्यास ही ले लेंगे। मैंने कहीं नहीं जाने वाले, वो यहाँ रहे यहाँ ना रहे, संन्यास नहीं लेने वाले हैं। ही विल बी इन दिस पॉलिटिक्स, बट इट्स जस्ट लाइक सोनिया गांधी who was actually running the government from the back. He will be doing the same thing. तो अब बात ही है मनमोहन सिंह कौन बनेगा। ओके, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, नाइस। आपको कोई लगता है कोई फेस आज जो शायद 1 साल 2 साल 3 साल के बाद बन सके? कौन? मनमोहन सिंह। हाँ, यानी द न्यू मनमोहन सिंह ना? हाँ, द न्यू मनमोहन सिंह वही बन सकते हैं जिनके पास
आप कह सकते हो कि बहुत प्रिसाइसली बात करूं तो न्यू मनमोहन सिंह वो ही बन सकता है जिसके पास सर्विंग एटीट्यूड है, मतलब एम्प्लॉय बनने की एटीट्यूड है, क्योंकि आपको कोई और चलाने वाला है। बीइंग ऑन दैट हाई पोस्ट आपको कोई और चलाए, आपको पसंद नहीं आएगा, बट स्टिल यू विल हैव टू बी ओके विद दिस वन। जैसे मनमोहन सिंह इतने साल जॉब करके आए ना, तो उनका वो जॉब का एटीट्यूड रह गया। ऐसा ही कोई होना पड़ेगा। अब हमारे पूरे मिनिस्ट्री में ऐसा कोई है? मुझे लगता है अश्विनी वैष्णव द रेलवे मिनिस्टर, साइंस मिनिस्टर है, पीयूष गोयल जी है। देवर मिनिस्टर ना, हाँ, वो दे मिनिस्टर्स, पर मोदी जी के सामने वो कर लेंगे। पर उसके जॉब में नहीं है ना वैसा। अच्छा, वैसा कोई, अच्छा जॉब से कोई हो तो अब आप मनमोहन सिंह जॉब से गए थे। हाँ बिल्कुल, तो वो देखना पड़ेगा कौन ब्यूरोक्रेट है या कौन ये है जो आ सकता मुझे लगता है एस जयशंकर हो सकता है। है। वही मैंने जयशंकर ने बोला ये, बट जयशंकर एज अ पीएम बहुत उनके फैंस भी है, बहुत क्रिटिक्स भी है, बट Because he is the one, I guess he understands the diplomacy well, foreign diplomacy well, क्योंकि उनका पूरा चीज ही वही पे है। पूरा दुनिया भर के सब उनको जानते हैं, क्योंकि वो हर जगह पे जाते हैं, मोदी जी के साथ साथ जाते हैं। So he is well trained, he is well versed, and he understands the international politics and everything well। और मुझे लगता है वो मोदी जी के इंस्ट्रक्शन ले लेंगे। आई फील सो। तो जबकि ये सब एस्ट्रोलॉजिकली मैंने उतना नहीं देखा है, आई विल बी चेकिंग इट लेटर। टाइम आने दीजिए, पर अब मोदी जी है to let us be invested in मोदी जी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये टॉपिक पे, फिर बिजनेस पे हम जाते हैं। हाँ जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है सब? यस। इसी साल एक्चुअली मैं तो ये पीओ के ने सब टाइम ले लिया है एक्चुअली, अदरवाइज this is the year of policy making। I say that 2025 is the year of policy making। इसमें walk-off bill and then जैसे आपने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, दिस वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसा 2-3 बिल, मतलब स्ट्रॉन्ग बिल जो हमें कभी सोचा ही नहीं आ सकता है, ऐसा बिल पास होना चाहिए। एक तो पास हो चुका है, दूसरा और एक पास हुआ है कुछ, आई थिंक कुछ सिटीजनशिप बिल कुछ एक हुआ है, समथिंग आई फॉरगॉट। पहले वो हुआ है, फिर वॉक ऑफ बिल हुआ है, एंड द थर्ड विल बी ईदर ऑफ देम, यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन। आई थिंक यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा है, देश के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि बहुत टैग कर रहे, एक ही चीजों का मैं कितना जवाब दूं, इट्स वेरी टायरिंग एक्चुअली। सो मुझे कोई रखना पड़ेगा कि वो खाली जवाब दे, मेरी प्रेडिक्शन लोगों को बस कॉपी पेस्ट करे अलग अलग लोगों को। सो मेरा ये कहता है कि आपको जो लगता है कि वाकफ बिल अटक गया है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी कोई बात नहीं, वो पास होगा। वो वाकफ बिल इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा, दैट्स इट। इसी साल ये सब जो है दफा रफा होने वाली है 2025 में। वाओ, दैट्स बिग न्यूज। अगेन ब्रेकिंग न्यूज गाइस, ये ब्रेकिंग न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज। अभी बिजनेस सेक्शन 2 बिजनेस के ऊपर जाते हैं। मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करता हूँ, तो ऑफ कोर्स आपका स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट रहा है। तो नहीं, मैं गलत होती हूँ, मैं भी गलती करती हूँ, बट ओवरऑल आपकी जो अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी है वो काफी स्पॉट ऑन रही है। तो आपको निफ्टी और स्टॉक मार्केट अगले 2 साल के लिए ओवरऑल कैसे लगता है? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और कौन से सेक्टर्स? ऊपर या नीचे, किसी में तो एक में जाएगा। ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, दोनों में से किसी एक को जाएगा। देखो 2025 में मैं कह चुकी हूँ कि मार्केट इज बियरिश। लोग कहते कि नहीं कहाँ मार्केट बियरिश, मार्केट तो ऊपर चला जा रहा है, 25,000 टच कर लिया, 25,000 सो भी क्रॉस कर लिया। दैट वाज एक्चुअली नॉट इन माय कैलकुलेशन। एकदम नहीं था कि 2025 में मार्केट 25,000 दोबारा टच कर सकता है। दैट वाज कंप्लीटली, सो दिस इज वन ब्लंडर आई विल से इन 2025 आई हैव डन इन माय प्रेडिक्शन। बहुत साल, पिछले साल एक ब्लंडर मैंने किया था, और इस साल एक, दैट वाज नॉट इन स्टॉक मार्केट। अब हर साल मैं कोई एक बड़ी गलती करती हूँ, इस बैकअप, हाँ दैट्स मैनेजेबल, बिकॉज मैं कोई ब्रह्मा जी नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैं गलती करूंगी। हाँ, इट्स लाइक हाउ what's the accuracy rate, that is important, पर फिर भी I need to study more and more on that। 25,000 टच करेगा, इसको क्रॉस करके, that was completely not in my syllabus, it happened। फिर भी मेरा ये कहना है कि मार्केट जो बियरिशी है, कि 26,200 टच करेगा, फिर जाके आपकी असली जो है दौर है शुरू होगी। राइट नाउ इट्स जस्ट रिकवरी, फिर नीचे आ रही है, फिर रिकवर कर रहा है, फिर नीचे। सो द एंटायर ईयर इज, इट्स जून, वी आर ऑन जून, एंड वी आर स्टिल ऑन रिकवरी मोड, वी आर नॉट स्टिल ऑन, हाँ उसमें से भी कभी थोड़ी तेजी आ रही है, सब कुछ आ रही है। सो दैट्स हाउ, सो 2025 आई फील दैट्स वी आर स्टिल थोड़ी सी, अगर
अक्टूबर से थोड़ा आगे अगस्त के आसपास अगर थोड़ा सा मार्केट 26,000 के आसपास टच कर सकता है तो देखेंगे, इससे पहले मुझे नहीं लगता है। एंड 2026 की बात करें तो वो तो और भी ज्यादा और बेरिश है। और बेश वो बहुत, इस साल तो मार्केट बहुत वोलाटाइल है। देखिए कितना मार्केट में कितने एंथुजियाज्म है। आज मार्केट नीचे था 150 पॉइंट के आसपास, बंद होते होते 50 पॉइंट में था, जबकि ये रशिया, यूक्रेन, न्यूक्लियर, किसी चीज से लोगों को कोई फर्क नहीं है। पीपल आर वेरी मच इन्वेस्टेड इन अर्निंग मनी एंड ग्रोइंग मनी। तो ये चीज अगले साल नहीं होगा। अगले साल मार्केट में स्टेगनेंट लगेगा आपको, है कोई पे फ्लैट। ओके, नाइस। और एनी सेक्टर्स जो इसमें बहुत 2027 will be in a very very good year for stock market, very good year। तो जो लोग actually these are the year for years for investment। मतलब आप आज अगर पैसे लगाते हो 2027 में जब इसी पैसे को देखेंगे, आपके पोर्टफोलियो को खोल के देखेंगे, you will be like या दोस्तों, पेशेंस से इन्वेस्ट करो और राइट इन्वेस्ट करो, डिसिप्लिन से करो। शर्मिष्ठा जी भी कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी रिसर्च करो, स्लो एंड स्टेडी इन्वेस्ट करो। विच सेक्टर्स आपके हिसाब से आपको लगता है, डिफेंस, फार्मा, कोई सेक्टर्स? 2020 अभी आने वाले एक साल के लिए, जो भी तो 6 महीने जा चुके हैं, बट स्टिल आई विल से दैट ओवर हियर। सबसे पहले तो फार्मा। 2025 के लिए मेरा एक ही सेक्टर सबसे पहले था, फार्मा। क्योंकि मुझे एक बहुत जहां जहां पे मैं गई हूँ, लोगों ने एक क्विज मेरे साथ खेला है, दिस एंड दैट, और हर बार उन्होंने मेरे सामने फार्मा रखा और मैंने हर बार सबके अगेंस्ट में फार्मा को ही चूज किया। फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, फार्मा डिफेंस, फार्मा, फार्मा इंश्योरेंस, फार्मा। सो एवरी टाइम फॉर मी 2025 is for pharma। Secondly, it will be defense। Okay। Then insurance। These three for the next 1 year। And then if you ask me, then I will say a bit of telecom। Okay। Telecom अच्छा करेगा। Automobile with railways, not even telecom, I will say it's telecom and railways, these two। And then space technology। स्पेस के साथ जो भी जुड़ा हुआ चीज होगा, जो भी बहुत कम ही कंपनीज है, बहुत कम कंपनीज है जो कंपोनेंट या कुछ बनाते हैं, ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब। And one more will be last one if you want to pick up then semiconductor and all these things। क्योंकि ये जुपिटर आया है, आर्द्रा is the planet of इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन। ओके। हाँ, तो आप जब जुपिटर आया है, इन सब में ऑलरेडी बूस्ट हो चुका है दिखेगा, और वो तब फ्लरिश करेगा फाइनली। सो दीज आर द सेक्टर्स फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। थोड़ी जब मार्केट 25,000 में होता है तो थोड़ी बहुत हर किस चीज ही अच्छा करता है, पर जिसकी ग्रोथ ज्यादा है तो यही सब, थोड़ी बहुत बैंकिंग ही अच्छा कर गए, इसमें कुछ अपनी 2026 फार्मिंग, फर्टिलाइजर। अरे 2026 में तो देखेंगे ना, जिसके पास 100 स्क्वायर फीट भी होगा ना, वो उसको भी कुछ काम में लगा लेगा, है 2 ब्लिंकिट वालों को दे देगा, अपना सामान रख लो किराए पे। कुछ तो यूटिलाइजेशन जो है ना भूमि की बहुत अच्छी आने वाली, बहुत अच्छी। फार्मिंग बहुत अच्छा करेगा, फार्मिंग अलग अलग तरीके से। एंड देन फर्टिलाइजर। एंड 2026 में भी वही चीज, फार्मा तो अच्छा करेगा ही, साइड बाय साइड में जितना समझती हूँ थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें जो है थोड़ा सा अच्छा करेगा। क्योंकि वो 2025 में अगर आपको पकड़ना है किसी चीज को तो मैन्युफैक्चरिंग। एंड सिल्वर विल बी हियर इन 2026। वाओ। इसमें इस पे जब जुपिटर आता है, जब जुपिटर आता है कैंसर में, आप पुराना 30 इयर्स का पूरा डाटा निकाल के देखिए, जुपिटर विल बी इन कैंसर एंड सिल्वर विल बी अप। तो इस साल जो लोग सिल्वर खरीदेंगे या पहले खरीद चुके हैं, 2026 में बेच दे, प्रॉफिट बुक करे, बढ़िया रहेगा। और कर्क में शायद उसका होता है इसके लिए, बट जुपिटर इन कर्क सिल्वर को फायदा देता है। सिल्वर को फायदा देता है क्योंकि कर्क राशि में जितने प्लैनेट एस्पेक्ट करेंगे, एक टाइम आएगा, मैं जुलाई और सितंबर, आई विल हैव टू चेक इट, आई हैव चेक्ड इट एक्चुअली। अब इतना कुछ रिसर्च में भूल जाती, कौन सा कम क्या टाइम निकाला था मैंने, आई हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स, कि एक टाइम आएगा जब हमारी, आई थिंक इट्स इन जून, बिकॉज सन भी जून में ही रहेगा कैंसर में। सो दैट वुड द टाइम व्हेन 4-5 planets will be aspecting cancer signs, so that's the time it will go up around that time। ओके, परफेक्ट। मैं वही क्वेश्चन था, फ्यूचर ऑफ सिल्वर का आपने बोल दिया, अच्छा ही है। गोल्ड का आपने प्रेडिक्ट किया था, आपने किया था प्रेडिक्ट? यस, कि जून में ये नीचे जाएगा। आप सब बोल रहे नहीं, आप तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि अभी तो वार लग रहा है। मैंने कहा बहुत कुछ होता है, वेट जस्ट you will never know what happens। तो जून एंडिंग या जुलाई के स्टार्टिंग में मैक्सिमम
गोल्ड थोड़ा नीचे जाए, अब नीचे जाएगा तो मतलब ऐसे थोड़ी है कि 50,000 60,000 होने वाला है, दैट्स नॉट वन पॉसिबल, पर थोड़ा सा नीचे जाएगा तो तब किसी को लेना है तो लीजिए, तो अगला साल भी बढ़ेगा। 12 अक्टूबर के बाद से ही धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो दैट कैन बी वन थिंग। 2027 में जो बेचेंगे वो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर इन लियो इज मच मोर बूम इन गोल्ड। तो वो तो आपके ऊपर कि हाउ मच यू कैन हैव द पेशेंस टू होल्ड ऑन। 10 साल का गोल्ड का आपको लगता है ट्रेंड ऊपर ही जाएगा? गोल्ड 1 लाख के नीचे रहेगा कि 1 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर ही? गोल्ड का एक टाइम था व्हेन इट केम टू अ वेरी स्टैग्नेशन पॉइंट, कुछ साल कुछ बढ़ा ही नहीं है, मेरे ख्याल से वो 2010 11 12 ऐसा कुछ टाइम था, आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब शनि बारगो में जाएगा, लिब्रा में जाएगा, उस टाइम होगा कि गोल्ड में कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, खास फ्लक्चुएशन नहीं है। 12% एक साल में बढ़ रहा है, 10% एक साल में बढ़ रहा है, ऑल दिस थिंग्स विल बी गॉन, पर इसके लिए बहुत टाइम है। अभी तो सैटर्न बस स्पाइसिस में है, उसको बहुत बहुत एटलीस्ट 10 years एज यू आर सेइंग। यस यस रहेगा। सैटर्न को पूरा साइकिल कंप्लीट करने को पूरा 10 साइकिल तो नहीं है, पूरा कम से कम 6 5 महीने, साइकिल आप करना है, तो 15 साल। 10 years तो अच्छा, मिनिमम, 10 years। क्योंकि वो लियो में जाएगा उसी से नीचे आना शुरू हो जाएगा, सो एटलीस्ट 10 years। ओके, तो 10 साल तक तो गोल्ड ऑन एन एवरेज अपवर्ड ट्रेंड्स पे ही रहेगा। Yes, yes, yes। ठीक है। रियल एस्टेट का लोगों ने पूछा है, अगले साल अगले साल बूम है। थोड़ा बेटर करेगा। यस। और आपको क्या लगता है कि विल पीपल मेक मनी इन वेयर हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड? यस यस, नेक्स्ट ईयर आई थिंक दैट एग्रीकल्चर में एक अलग ही, जैसे क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो कुछ और भी करना चाहते हैं, दे विल सी थिंक दैट वी विल बी डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। बड़े बड़े लोग भी आएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हाथ लगाने, क्या? बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, ठीक है, तभी तो फार्मिंग आगे बढ़ेगा ना। ऐसे खेती बाड़ी करने वाला तो फार्मिंग तभी भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। जब इसकी एक ह्यूज स्केल में उस पर काम होगा, तभी हमें लगेगा कि या एग्रो में कुछ बढ़ोतरी आ रही है। सो दिस थिंग्स विल बी देयर नेक्स्ट ईयर। शर्मिष्ठा जी, सभी लोगों का बहुत क्वेश्चन है बिजनेस में लेके कि ये ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, स्टार्टअप जो लाखों रुपए लॉस कर रहे हैं, क्या वो ट्रेंड्स रहेगा? और क्या बेचारे एमएसएमई बंद हो गए कि एमएसएमई सर्वाइव करेंगे? इंडियन बिजनेसेस में क्या सिर्फ मोटा भाई और स्पंडेड स्टार्टअप्स ही रहेंगे कि छोटे मोटे लोग भी रहेंगे? उसके ऊपर कुछ आपका स्टडी या कुछ आपका प्रेडिक्शन? आने वाले कुछ साल के लिए मेरा ये कहना है कि 2026 से थोड़ी बहुत ही जो नए स्टार्टअप्स है, बहुत सारे नई चीजें आप जो कह रहे हो, दीज आर नॉट गोइंग टू हैव दैट मच बूस्ट। क्योंकि अभी जो था ना, हमारे इंडिया में हर साल इतने नए एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, इतना हर साल नए नए, तो कोई भी देश में नहीं होता है। ये सब स्लो डाउन होने वाला है एकदम, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 2026 में उसका आपको दिखेगा। आई विल से दैट फ्रॉम एंड ऑफ 2025 इंडियन इकोनॉमी के में जो असर पड़ रहा है स्लो डाउन का, अभी दिख नहीं रहा है, बाकियों में दिख रहा है। यूरोप में स्लो डाउन हो गया है, चाइना में तो पहले से ही है, ये वो सब दिख रहा है, हमारा नहीं दिख रहा है। और हमारा अब धीरे धीरे नवंबर दिसंबर आने दीजिए, और नेक्स्ट ईयर पे एकदम पक्का दिखेगा, बट स्टिल वी विल बी डूइंग बेटर देन आवर्स। ओके। यस, बट मेरा क्वेश्चन था कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो 30 साल से बिजनेसेस कर रहे हैं, छोटे फैक्ट्रीज है, वो ये सब चेंजेस के सामने आज सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा कि डिस्ट्रप्शंस रहेंगे, लोग आएंगे जाएंगे? नहीं, अपग्रेडेशन, दिस इज द वर्ड। मैं मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट ईयर गई थी TV9 भारतवर्ष में, जिन्होंने कहा था रोजगार कैसा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसा रहेगा। मैंने कहा था एम्प्लॉयमेंट में आपकी मामा चाचा दादा गवर्नमेंट जॉब में है, और आपको सिफारिश है कि मंत्री मिनिस्टर है, जॉब लगवा देंगे, नॉट पॉसिबल इन कमिंग 2 years, क्योंकि सिर्फ अपग्रेडेड स्किल वाले ही रह पाएंगे। आप 25 साल में एक कंपनी में, और आपको लग रहा है कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता है, तो आप उस चीज से बाहर आ जाइए। 2025 2026 इज गोइंग टू बी दीज ईयर्स जहां पे आपके पास स्किल नहीं है, अपग्रेडेड स्किल नहीं है। वो 25 साल पहले क्या सीख के आए थे, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास आज के हिसाब से अपग्रेडेड स्किल नहीं है, आप अपने बिजनेस को उस हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। जिस लेवल पे हो, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं वही बस लोगों की कुंडली पढ़ ही रही हूँ, दुनिया कहाँ जा रहा है, क्या चीजें हो रही है, क्या क्या नई नई चीजें हो रही है, मैं कुछ पता नहीं कर रही हूँ। और मैं बस कह रही हूँ हर एक को, आपको डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना चाहिए, आजकल बहुत सारे कोर्सेस आ गए, राइट। सो दैट पर्सन कैन बी समथिंग एल्स, हो सकता है डाटा इंजीनियरिंग पढ़ने जाएगा। सो अगर मैं अपग्रेडेड नहीं हूँ बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आल्सो, मे बी आउट ऑफ मार्केट होने वाले हो। सो 2025 एक्चुअली 2024 2025 2026 ये तीनों साल ऐसा है, आपके पास अपग्रेडेड स्किल नहीं है, अपग्रेडेड स्किल नहीं है,
यू आर आउट ऑफ मार्केट। तो आप समझ लो आप कितने दिन टिके हुए भगवान भरोसे में है। सो ये आप कोई भी लेवल में कुछ काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपग्रेड कीजिए। अब मैं तो अपने आप को इतना अपग्रेड नहीं करवाऊंगी ना कि मेरे पास अंबानी का पैसा, मैं अपग्रेड कर लूंगी अपने आप को। सो व्हाट एवर द कैपेबिलिटी। बट आपको भी एक कमेंट करूंगा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ट्विटर पे एक्टिव हो, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर रहते तो कंफर्ट जोन में रहते, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, न्यूज़ स्टूडियो में जा रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, तो आपने भी एस्ट्रोलॉजी जो कोर्स सीखा है, बट टेक्नोलॉजी को भी आपने अपनाया है, आपके लाखों फॉलोअर्स है, पीपल हु लव यू, यू एडमायर यू। यही बिजनेसमैन को कहूँगा, अपने आप को अपडेट करिए, डिजिटल है, टेक है, सिस्टम्स है, अच्छी टीम है, मार्केटिंग है, ये सब सीखे। कंफर्ट जोन में रहोगे तो धो जाओगे। और एस्ट्रोलॉजिकली भी ये 3 साल 24, 25, 26 ये भी यही इंडिकेशन देता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, एआई, आपको क्या लगता है ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब और बढ़ेगा? बहुत ओ बहुत, क्योंकि सी एक राशि है जिसका नाम है कुंभ राशि। जी कुंभ राशि में सबसे पहले जुपिटर आया जी 2021 में। कुंभ राशि एक ऐसा राशि है, उसमें एक शतभिषा नाम का एक नक्षत्र है। शतभिषा मतलब 100 स्टार्स हुआ, उसका मतलब हुआ। तो एंड इट्स वन नक्षत्र विच टॉक्स अबाउट वेरी हाई फाई टेक्नोलॉजी। उसी की वजह से तो मैं कह रही हूँ कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न उस पे आके गया, अब राहु उस पे आ गया है। तो टेक्नोलॉजिकली राहु इज टेक्निकल नक्षत्र, टेक्नोलॉजिकली बहुत आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी। अच्छा जो भी हो, अब वो शतभिषा एक ऐसा नक्षत्र है, वो इतनी हाई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की बात करता है। दिस इज द नक्षत्र विच टॉक्स अबाउट स्पेस इंजीनियरिंग, ओके सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ओके स्पेस टूरिज्म, ओ एआई। जो एक तो रोबोट आपको दिखेगा। आपको पता है जब जब राहु लास्ट टाइम, आई थिंक दैट वाज 95 93 ऐसे ही कुछ टाइम था, जब राहु लास्ट टाइम एक्वेरियस राशि में आया था। इतनी टेक्नोलॉजिकल वो राशि है, और उसमें शतभिषा है, वो एक नक्षत्र जो इससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी की बात करता है। तो स्मार्टफोन के साथ साथ स्मार्ट वॉच आ गई थी बाजार में। आजकल तो लगता है स्मार्ट वॉच क्या बड़ी बात है, 200 रुपए में भी लोग स्मार्ट वॉच लगा लेते हैं ना। बट स्मार्ट वॉच बहुत बड़ी बात थी। स्मार्ट वॉच है उसके पास, स्मार्टफोन से यहाँ बाहर नहीं निकल पा रही था, स्मार्ट वॉच है। लगता था भाई ये क्या ही चीज है। तो आप बोलोगे स्मार्ट वॉच आ गया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी, हुआ ना। अभी आप स्टेप्स गिनते हो, कितना स्टेप्स चले, आपका शुगर लेवल क्या है, आपका ब्लड शुगर का लेवल क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, सो मेनी थिंग्स। अदरवाइज आपको ये लगता था कि ये तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो चेक करके कुछ तो बता ही देंगे, या तो टेस्ट कर लेंगे, देखा जाएगा। आप हमेशा कर सकते हो, आप में कितना घंटा सोया ये वो बताता है, एवरीथिंग। सो आप अपग्रेड कर रहे हो अपने आप को। सो इस बार जब राहु घूम के यहाँ पे आया है, सो आप समझ सकते हो क्या नई नई चीजें आने वाला है। और आपको ये भी समझ आएगा कि अभी जो आप रोबोटिक वाले चीजें देखते हो सकता है कि आपके घर में ब्लिंकिट वाला सामान देके जाए और वो रोबोट जाके आपके बदले में रोबोट जाके दरवाजा खोले और उसका डिलीवरी ले ले। ये दिन आप धीरे धीरे यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से शुरुआत होगी। इनफैक्ट 94-95 में मुझे जितना याद है, जब अब्दुल कलाम आजाद थे, वही राहु जो इस टाइम यहाँ पे था। सो ब्रह्मोस मिसाइल का तो उन्होंने ही शुरुआत करके दिया था, जब वही एक्वेरियस का खेल था। अब फिर से एक्वेरियस यहाँ पे आया है। इसी को देख के मैंने कहा था 2023 में मैंने एक पॉडकास्ट किया था एक लेडी के साथ। सो आई टोल्ड हर, तो उन्होंने पूछा हुई कि शी डजंट अंडरस्टैंड मच ऑफ बिजनेस थिंग, पर उन्होंने सिर्फ पूछा फिर भी कि आप स्टॉक मार्केट के लिए एस्ट्रोलॉजी करते हो, बहुत रेयर लोग करते हैं, और उसमें क्या क्या बूम होगा इंडिया में, इंडियन सेक्टर क्या अच्छा करेगा। तो मैंने उनको कहा कि टेक्नोलॉजी की बड़ी अच्छी बूम होगी, डिफेंस सेक्टर में हम अच्छा करेंगे। अभी हम खाली खरीदने वाले नहीं है, अभी हम बेचेंगे। और अब तब लगा था क्या ही बोल रही है। अब जब पाकिस्तान के साथ हुआ और कुछ 19-20 कंट्रीज हमसे ब्रह्मोस खरीदने के लिए तैयार है, तो पता चल रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट लेवल कहाँ तक जाएगी डिफेंस में। सो दैट्स हाउ एवरी नक्षत्र वर्क्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मुझे कोई सपना तो आता नहीं है कि मैं बोल दूं कि कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा। यही सब मेजर प्लानट से हम सेक्टर की पता करते हैं। ओके, ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लास्ट क्वेश्चन, ये सेक्शन और ये पॉडकास्ट को, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे धमाकेदार। सबको इंटरेस्ट है मोटा भाई में, रिलायंस और मुकेश अंबानी, अच्छा, क्या होगा उनका फ्यूचर? क्या वो नंबर 1 एशिया में, वर्ल्ड में बन पाएंगे? कौन सा बेटा या बेटी टेक ओवर करेगा? क्योंकि रिलायंस आप देखो हर फील्ड में जा रहा है, जियो में भी है, जियो हॉटस्टार में भी है, अब कैंपा कोला में आ गया, चिप्स में आ रहा है, चिप्स। यस फूड भी लॉन्च कर रहा है वो। अच्छा, वो कौन सा? हल्दीराम के सामने 3 कंपनी से अच्छा, टाई अप कर लिया
और अब वो भुजिया मार्केट में भी आ रहा है, हर इंडस्ट्री में मोटा में आ रहा है, कपड़े के मार्केट में आ रहा है, टाटा को लड़ने के लिए कंपनी शेन, में तो पहले भी थे। हाँ रिलायंस रिटेल था, बट अब चाइना के साथ भी पार्टनरशिप कर दिया शीन। मशीन शीन के साथ। यानी वो हाँ, तो मोटा भाई का रिलायंस का फ्यूचर क्या है और कौन सा बच्चा वारिस किंग बनेगा उनका? वो तो मुझे नहीं पता एक्चुअली कि कौन से बच्चे आएंगे, क्योंकि सबकी इतनी ऑथेंटिक हॉरोस्कोप चाहिए, देखना चाहिए, मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया। पर इस बात पे भी लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली लोग बड़े लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं, हम भी होते हैं कि रिलायंस एक ऐसा इंडस्ट्री है या फिर टाटा एक ऐसा इंडस्ट्री है, सुन भी बनाते हैं, धागा भी बनाते हैं, एयरलाइंस भी है, नमक भी बेच रहे हैं, तो सब कुछ उनके पास है। तो बहुत सारे लोग क्या होता है, जब एक बिजनेस से या एक जॉब से है ना, थोड़ा घर बना लिया, गाड़ी बना लिया, बच्चों को अच्छा पढ़ा लिया और थोड़ा सा पैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ कर लिया, अब उनको लगता है कि अब मेरे पास सही पैसे है और अब मैं इसको बढ़ाऊं कैसे, क्योंकि आई एम ऑलरेडी नाउ 45-50, नाउ हाउ टू डबल ट्रिपल दिस वर्क। सो मुझे और एक बिजनेस पे चले जाना चाहिए, एक बिजनेस से जो कमाया है, एंड देन दे फील दैट वी नीड टू एक्सपांड, आई नीड टू गो फॉर डिफरेंट बिजनेस, न्यू बिजनेस। अभी बाजार में ये चल रहा है तो इसका बिजनेस कर लेता, वो चल रहा है उसका बिजनेस कर लेता हूँ, तो मेरे बच्चों को और मेरे बच्चों के लिए मैं और कुछ छोड़ के जा पाऊंगा, मैं अपने पैसे को डबल ट्रिपल मल्टीपल करूंगा। ये सब सपना देखते हैं और अच्छी बात है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। और फिर वो दो तीन बिजनेस में जाने की कोशिश करते हैं एंड देन इट डजंट वर्क। सो एवरीवन इज नॉट फॉर एवरीथिंग। जैसे वैसलीन एक ऐसा कंपनी है, यहाँ जितने लोग बैठे हो सबके घर में वैसलीन की डिग्गी हो गई, पर वैसलीन के पास वही प्रोडक्ट है, वो कोई ना कुछ नमक बना लेता है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग दूसरा चीज करता है, ना कोई सप्लाई चेन दूसरे में है, ना कोई कपड़े जूते ज्वेलरी कुछ बनाता है। वैसलीन इज जस्ट फॉर वैसलीन बिकॉज दे आर स्टिक टू वन। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट, उनके पैसे आ ही रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो दो चीज थे, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा आजकल कुछ क्लाउड में वो अच्छा कर रहे हैं, अदरवाइज नथिंग। माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉस्ट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर फॉर starting up new business, कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, so many things they have tried, everything they उन्होंने नोकिया तो खरीदा, वो फ्लॉप गया, सिम्बियन iOS, Xbox सब flop। so एक चीज बहुत जानना जरूरी होती है, आपकी डेस्टिनी में क्या है। तो आप मोटा भाई का सपना मत देखिए, आप अपना सपना देखिए कि व्हाट यू आर मेड फॉर। If you are made for 10 things, you'll be doing that. If you are not destined for 10 things, one thing, that आप उसी को पता कीजिए, उसी को आगे चले गए। अब जैसे मैं लोगों को बता रही हूँ कि मार्केट यहाँ है, ऐसा करेगा, जून में थोड़ी सी करेक्शन आएगी, जुलाई में ये नहीं होगा, वो होगा, लोग कमा रहे, तो मुझे लालच होना चाहिए, अरे मैं अपना पैसा लगाओ। लोग मुझे बोलते हैं कि आपको इतना कुछ आता है तो आपको बिलियनियर होना चाहिए। नो, एवरीवन इज नॉट फॉर मेड फॉर एवरीथिंग, क्योंकि मेरा एक्चुअली आई एम डेस्टिन्ड टू अर्न मनी by guiding people. Okay. Maybe you are earning 100 crore, but when you will be giving the advice to someone, perhaps you will be giving the wrong one. Intentionally नहीं, unintentionally, मतलब उस दिन आपसे कुछ गलती हो जाएगी, you are not made for that. Sure. So everyone has one destined path to earn, to take as a career, profession. आपको उस पे स्टिक होना चाहिए और आपको उसको पता करना चाहिए, that is much more important. Otherwise क्या माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है? He can hire best of the best people in this world, and still he couldn't. Yes, एप्पल भी रियल एस्टेट में आ सकता, नहीं आ रहा है, फोकस ही कर रहा है एक ही चीज पे। तो शर्मिष्ठा जी, पार्ट 1 ऑफ द पॉडकास्ट यहाँ ही स्टॉप करता है, जहाँ पे हमने पॉलिटिक्स की बात की, मोदी जी की बात की, स्टॉक मार्केट्स की बात की, और अब हम आपको एक टीजर दे रहे हैं कि आपको अपने इंडिविजुअल लाइफ में आपके लिए वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस, वास्तु, रेमेडीज, लक बढ़ाना है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्रॉब्लम्स है, नेबर के इश्यूज है, तो आपको आपके लाइफ पे कौन से एनर्जी, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज लाने हैं, वो हम पार्ट 2 में ला रहे हैं आपके लिए। जन, स्टे ट्यून्ड एंड कीप फॉलोइंग वशेष गाला।